गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इससे पहले लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसमें पार्टनरशिप डीड कैसे साइन होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही हमने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट बनाने के लिए वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स किस किस तरह के होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हम 20 तक पार्टनर ले सकते हैं और आप 2 से ज़्यादा पार्टनर लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एक आप और एक पार्टनर, उसके आगे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो सकती है। अब किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं देखिए। फर्स्ट है जनरल पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स हु पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म and are responsible jointly with other partners for all liabilities, obligations and defect of the firm are the general partners. General partners वो होते हैं जो कि who participate in the working of the firm, जो कि फर्म को चलाने में काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्वली विद द अदर पार्टनर्स सभी चीज़ों के लिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी है, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन है उनके लिए, अगर कोई डिफेक्ट आता है उसके लिए। मतलब जनरल पार्टनर्स वो होते हैं जो कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर सब चीज़ों के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। लिमिटेड पार्टनर्स, द लाइबिलिटी फॉर डेब्ट ऑफ द लिमिटेड पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट of their contributed capital. They are not entitled to interfere in the administration of the firm. अब जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, उसमें से 2 लिमिटेड पार्टनर्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने कुछ लिमिटेड कैपिटल को इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर, तो वो फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब फर्म के जो पॉलिसी मेकर हैं वो नहीं है, ठीक है। ऑफ द लिमिटेड पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। सपोज कीजिए से आप ऐसे समझिए कि 3 पार्टनर्स हैं, एक ने 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया कि भाई मेरा 10 लाख पैसा लगा है, अपन फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे ने 8 लाख और तीसरे ने कितने किए 2 लाख। तो जिसने 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं वो कम से कम इंटरफेयर करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी अगर फर्म की जो पॉलिसी बन रही है उसमें उसका परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही कम हो गई। इसे हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर्स। Active partners are those who take active part in the management and formulation of policies. Sometimes they get salaries in addition to the normal profit as partners. Active partners वो होते हैं जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में, ठीक है। मतलब कि अगर मैनेजमेंट के अंदर कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन रहेगा और उनको प्रॉफिट के अलावा भी सैलरी मिलती है क्योंकि वो पार्टनर हैं, ठीक है। स्लीपिंग एंड साइलेंट पार्टनर्स एक और कैटेगरी होती है। दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, दे सिंपली कॉन्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल इन द बिजनेस एंड गेट देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे आर लायबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एज पार्टनर। देखिए, स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर्स वो होते हैं जैसे कि किसी के पास बहुत पैसा, उसने कहा कि मैं तेरे बिजनेस में इतना पैसा लगाऊंगा और इसका तेरा जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें मुझे इतना शेयर दे देना। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि आप फर्म कैसे चला रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इससे उनका कोई भी रिलेशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये होते हैं स्लीपिंग एंड साइलेंट पार्टनर्स जो कि पैसा लगा देते हैं और अपना प्रॉफिट का शेयर लेते रहते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स, दे lend their reputed name for the company's reputation. They do not invest money and they do not take active part in the management.
देखिए नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? नॉमिनल पार्टनर है कि सपोज कीजिए आपने किसी बहुत ही अच्छी कंपनी का सीईओ आपकी कंपनी का पार्ट हो गया, आपकी फर्म का, छोटी सी फर्म का पार्ट हो गया। अब उसके नाम के बेस पे आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि XYZ कंपनी का सीईओ आपकी फर्म में आ गया, तो उसके बेस पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो वो आपका नॉमिनल पार्टनर हो गया। वो अपना नाम दे रहा है आपकी कंपनी को, पर वो किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ना ही वो मैनेजमेंट के अंदर कोई पार्ट ले रहा है। क्लियर? माइनर पार्टनर्स वो होते हैं whose age is below 18 years and associated with the business. Such partners can be allowed only with the consent of other partners. Their liability is limited to their investment only. Within 6 months of attaining the age of majority, they have to give public notice about their desire to serve or continue their connection with the firm. In such case, they will be regarded as full-fledged partner with unlimited liabilities. तो एक और इंटरेस्टिंग पार्टनर होते हैं माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर्स वो होते हैं जिनकी एज 18 साल से कम होती है। ऐसे लोग बिजनेस से एसोसिएट हो जाते हैं। अब वो करते क्या है? बेसिकली वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अदर पार्टनर्स जो आपकी कब फर्म में 2-3 पार्टनर्स, आप उनसे मिलके ये डिसाइड करेंगे कि इसको पार्टनर रख लिया जाए, ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फंड दे रहे हैं, ठीक है रख लेते हैं। अब उसे रख लिया। अब जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके 6 महीने बाद, 18 साल के होने के 6 महीने बाद क्या होगा? वो आपकी फर्म को ज्वाइन कर सकता है विद ऑल द लायबिलिटीज। ठीक है? अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक पब्लिक नोटिस देगा वो अपने डिज़ायर का कि मैं इस फर्म को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से 6 पार्टनर हो गया। जो 6 के 6 पार्टनर्स हैं, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है। ठीक है? जनरल पार्टनर्स, लिमिटेड, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, माइनर। ठीक है? एडवांटेजेस। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं कि पार्टनरशिप, जैसे कि हमने देखा था कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप के भी कुछ बेनिफिट होते हैं, वैसे अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए, इजी फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ईजियर। The formation of partnership is easier as compared to joint stock companies. Voluntary mutual agreement is enough to start the partnership. Procedure for registration is simple and also registration is not compulsory. तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन बहुत इजी होती है, इतने टिपिकल नहीं होती जितनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज की होती है। ठीक है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सिंपल है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। एडवांटेजेस क्या है? मोर कैपिटल, क्योंकि 2 और मोर पार्टनर्स कंबाइन देयर रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लार्जर एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल ओनरशिप। देखिए, 2 और 2 से ज़्यादा, अगर 3 पार्टनर है तो सब कुछ ना कुछ कैपिटल लगा रहे हैं, यानी पैसा लगा रहे हैं, तो क्या होगा? कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है? डाइवर्स टैलेंट, in this type of organization, person possessing different abilities and skills may come together. Persons having good idea and experience of business make partnership with rich people, thus money and knowledge both are compared to earn profit. देखिए, डाइवर्स टैलेंट मतलब क्यों? अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो सपोज कीजिए 3-4 जितने भी बंदे हैं, सब में अलग अलग एबिलिटी और स्किल्स हो गई। कोई इंजीनियरिंग दिख रहा है, कोई फिनेंस दिख रहा है, कोई प्रोडक्ट देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, तो इतनी अलग अलग स्किल्स के लोग एक साथ आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सन जो अलग अलग है उनको आइडिया भी अलग होंगे, उनके एक्सपीरियंस भी अलग हैं और उनके लिंकअप्स भी होंगे अलग अलग फर्म के लोगों के साथ। तो इससे दोनों ही चीज़ें काम आती है, उनका एक्सपीरियंस, मनी और नॉलेज, जो कि फर्म को प्रॉफिट बनाने में हेल्प करती है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑफ जजमेंट, अ प्रॉब्लम इज एग्जामिन्ड फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर द डिसीजन अराइव्ड इज एट लाइकली टू बी साउंडर देन इन वन मैन बिजनेस। कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम को आप दो तीन तरीके से देखते हैं, तो क्या होता है कई बार डिसीजन जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को एक बंदा नहीं समझ पाया पर दूसरे बंदे को समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये भी एक अच्छी बात है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉम्प्ट डिसीजन, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हु आर इन कंटिन्यूस एंड इंटीमेट टच विद ईच अदर, देयरफॉर prompt decision can be taken. It can decide on a suitable course of action before it is too late. क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं जो कि फर्म के साथ कंटिन्यूस टच में हैं, तो जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं, ठीक है। लार्ज इकोनॉमिक्स एज कंपेयर्ड इन इंडिविजुअल ओनरशिप, द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड इकोनॉमिक ऑफ लार्ज परचेजिंग। देखिए इकोनॉमी अपने आप लार्ज होगी क्योंकि कैपिटल ज़्यादा आ रही है। क्यों? आप डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं और आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को लिख सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो इतनी लो नहीं रही जितनी कि इंडिविजुअल ओनरशिप में होती है। पर्सनल फैक्टर, पार्टनरशिप कैन मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय एंड द कस्टमर्स। ये ऑब्वियस है, पर्सनल फैक्टर हर बिजनेस में होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं होगी तो वो आपके लिए हार्ट टू हार्ट काम नहीं करेगा, और जब वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपकी फर्म को बेनिफिट होने के, प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ही लो हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, the partners can divide the work among themselves on the basis of their personal capabilities. Partners, therefore they can run business more efficiently. अब जैसा कि मैंने बताया 3 पार्टनर्स हैं तो सबके अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग ग्रेजुएशन है, कोई मार्केटिंग में है, कोई फिनेंस में है, तो सबको अपने अपने सेक्टर्स अच्छे से डिवाइड कर लेने चाहिए। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा एफिशिएंटली बिजनेस को चला सकते हैं। सिंपल डिसोल्यूशन, द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डिसॉल्व्ड इजीली, द पार्टनरशिप इज प्योरली वॉलेंट्री एसोसिएशन। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप कर रहे हैं वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो सकता है। रीज़न बीइंग, अग्रीमेंट में आपके क्या क्या क्लॉजेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने अग्रीमेंट किस तरीके का बनाया। अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया है कि एक पार्टनर के छोड़ते ही फॉर्म बंद हो जाएगी तो वो उसी टाइम क्लोज हो जाएगी। अगर आपने कोई और क्लॉज रखा है तो उस पर डिपेंड करता है, पर एक पार्टनर जब चाहे तब वो फॉर्म छोड़ सकता है, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है। Cautious and sound approach, as the private property of every partner is constantly in danger. तो देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, कॉशियस एंड साउंड अप्रोच, क्योंकि हर पार्टनर की प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्रीमेंट में मेंशन होती है कि अगर आपने इस टाइम छोड़ा और अगर आपने इतना जो उधार लिया है वो आपने नहीं दिया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जाएगा। तो वो एक थोड़ा सा है कि डेंजर में रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है suitability of partnership. Partnership is an ideal form of organization for small scale and medium sized business where there is limited market, limited risk of loss and limited capital and limited specialization in management is needed. देखिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे स्मॉल स्केल और मीडियम साइज बिजनेस करना होता है और जहाँ पे मार्केट लिमिटेड होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से क्या होता है, आपका एक तो रिस्क लिमिटेड हो जाता है, लॉस लिमिटेड हो जाता है, कैपिटल आपको लिमिटेड लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को सारी कैपिटल लगानी पड़ गई। स्पेशलाइजेशन भी लिमिटेड हो जाता है, जैसे कि अगर मेरे पास मार्केटिंग का टैलेंट है तो सामने वाले के पास फिनेंस का टैलेंट है, इस तरीके से। तो ये सब
डिपेंड करता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन पे। अब कौन से जो बिजनेस हैं जिसमें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है और आप अकेले जो इंडिविजुअल ओनरशिप है वो इतना नहीं संभाल पाते, जैसे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, कमर्शियल फार्मिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल एंटरप्राइजेस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज। देखिए, अगर इन्हें आपको कुछ स्केल तक ले जाना है तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, पर अगर आप स्मॉल स्केल्स में ही रहना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आप इन एडवांटेजेस के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस भी आप एक बार देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हम साइमल्टेनियसली शेयर कर चुके हैं। जैसे कि अगर एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि क्योंकि 3-4 पार्टनर्स होते हैं तो जैसे कहीं पे प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हैं, यानी आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कहीं पे आपका डिसीजन रुक भी सकता है। और इसका रीज़न क्या है डिसएडवांटेज? इसका रीज़न क्या है कि आपका डिसीजन रुक सकता है? सपोज़ कीजिए एक पार्टनर अड़ गया कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस भी कुछ मैटर्स पर रहते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, तो ये आपका हो गया एक डिसएडवांटेज जिसे आप कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट, कि किसी भी एक पार्टनर का डिसएग्री हो जाना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट आप कह सकते हैं शॉर्ट लाइफ, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ एनी वन पार्टनर द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड। देखिए, अगर सपोज कीजिए एक पार्टनर की डेथ हो गई 4 में से, या एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसने कहा कि मैं अब काम नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं फॉर्म पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसी टाइम पार्टनरशिप तो एंड हो ही जाएगी जैसे ही एक इंडिविजुअल निकलेगा, पर फॉर्म अगर सपोज कीजिए जो बंदा गया है वो मार्केटिंग देख रहा है प्रोडक्ट की, तो वो मार्केटिंग का लोड आप पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म लॉस पे जा सकती है। क्योंकि जब पार्टनर्स होते हैं तो उनके अलग अलग टास्क डिसाइड होते हैं, तभी वो फॉर्म बनती है। तो पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर किस टाइप का है, क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहा है, और अगर वो पार्टनर जाता है तो आपको काफ़ी लॉस होता है। एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं नॉन ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप, मीन्स नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनी बडी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो वो दूसरे पार्टनर को कहेगा कि इसकी मेरी जगह ये काम करेगा, नहीं। जब तक कि 2 और पार्टनर्स उससे कन्विंस नहीं हैं, वो किसी और पार्टनर को नहीं लेंगे। ठीक है, एक ये जो हम पढ़ रहे हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, एज द फाइनेंशियल मैटर आर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू पार्टनर्स ओनली and in absence of any strict legal control over the affairs of partnership, there is much less public confidence in partnership. It creates suspension in the mind of the outsider who are dealing with the firm. तो पब्लिक कॉन्फिडेंस कम कैसे हो जाता है? जैसे फाइनेंशियल मैटर देखा जाए तो अगर फर्म की कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो वो पार्टनर्स तक ही कन्फाइंड होने चाहिए। अगर वो मार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का भी कंपनी से एक विश्वास उठ जाता है, बाहर के लोगों का भी, तो उसमें क्या होता है फिर फंडिंग आने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर इसीलिए जो कहते हैं कॉन्फिडेंशियल मैटर कि अब आगे कंपनी क्या करने वाली है, ये मार्केट में बात करने से पहले नहीं जानी चाहिए जब तक कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाता। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। अब हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि हमने जो पहले पढ़ा इंडिविजुअल ओनरशिप अच्छे से, और अब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि अगर हमें सपोज़ कीजिए बहुत छोटा बिजनेस करना है तो क्या इंडिविजुअल ओनरशिप अच्छी है, और अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो पार्टनरशिप अच्छी है। तो
फर्स्ट है मेंबरशिप। देखिए इंडिविजुअल ओनरशिप में सिर्फ एक वन मैन बिजनेस होता है, एक इंडिविजुअल बिजनेस करता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 कैसे, मतलब एक मैं और एक और, तो ये मिनिमम 2, ठीक है। फॉर्मेशन इंडिविजुअल ओनरशिप, नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। इसमें एग्रीमेंट चाहिए नहीं चाहिए होता, और पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चाहिए होता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से बनाते हैं। कैपिटल लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द ओनर, कंपैरेटिवली लार्जर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कैपिटल में क्या है कि अगर इंडिविजुअल ओनरशिप है तो लिमिटेड, एक बंदा जितना उसके पास पैसा है उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। पर पार्टनरशिप में क्या होगा कि कैपिटल आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल ओनरशिप में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिस्क और प्रॉफिट, इंडिविजुअल ओनर हैज़ टू बियर द रिस्क एंड एंजॉयज द एंटायर प्रॉफिट। अब इंडिविजुअल ओनरशिप में वो कहीं ना कहीं पूरा रिस्क उसका होता है, तो सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, जबकि रिस्क पार्टनरशिप में तीनों के बीच में बढ़ जाता है, और प्रॉफिट भी उनकी कैपिटल उन्होंने जैसे इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है। मैनेजमेंट, इंडिविजुअल ओनर हैज़ टू मैनेज एंटायर बिजनेस, द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर। तो इसमें क्या होता है कि सारा बिजनेस किसे मैनेज करना पड़ता है, इंडिविजुअल को, जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो बिजनेस का होता है वो तीनों में शेयर हो जाता है, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें शेयर हो जाता है। सीक्रेसी, द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन ईजिली मेंटेन द सीक्रेट्स ऑफ द फर्म। अ पार्टनर में विथड्रॉ फ्रॉम द फर्म एंड एस्टैब्लिश हिज ओन एंटरप्राइज। देखिए जिसने अपनी फर्म खुद खड़ी करी है यानी इंडिविजुअल ओनरशिप में, वो कभी भी अपनी कंपनी के सीक्रेट्स किसी और को नहीं बताएगा। पर पार्टनरशिप में क्या होते हैं, सपोज कीजिए 3-4 बंदे हैं, एक का मन हुआ कि अब मैं अपना बिजनेस खुद कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे फर्म के सारे सीक्रेट पता है, तो वो कंपटीशन में उस फर्म के एक इजीली एक कंपनी को खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट है साउंडनेस ऑफ डिसीजन। साउंडनेस ऑफ डिसीजन, देखिए एन इंडिविजुअल ओनर मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड समटाइम्स हिज डिसीजन मे गो रॉन्ग। क्या होता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप में अगर कोई सपोज कीजिए एक इंजीनियरिंग बंदा ही है, उसे मार्केटिंग के अंदर आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके डिसीजन गलत हो सकते हैं क्योंकि उसके पास एक ही पर्टिकुलर स्किल है। बट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग स्किल के बंदे होते हैं, तो डिसीजन ज़्यादा करेक्टली लिया जा सकता है। सूटेबिलिटी, अब इंडिविजुअल जैसा कि बताया सूटेबल है फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, और ये सूटेबल है फॉर स्मॉल एज वेल एज मीडियम स्केल बिजनेस, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इसमें पॉसिबल नहीं है, बट पार्टनर्स डिवाइड कर सकते हैं इसमें वर्क, एक दूसरे के साथ वर्क डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक बंदा फाइनेंस देख रहा है, एक मार्केटिंग देख रहा है, एक प्रोडक्ट दिख रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, बस हम इसका एक आइडिया लेके फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ रेडिकल चेंज in the system of production and commerce. With the introduction of factory system, large-scale organization and mass-scale production came into being with the change in the scale of production from small scale to large scale and with the widening of the market from local to national and international. The individual ownership and partnership
firms with their limited capital, short lifespan, limited managerial skill, and unlimited liability fail to meet the needs of the time. This results in the evolution of joint stock company. The companies are formed and registered under the Indian Company Act 1956. देखिए, बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी आई कब? जॉइंट स्टॉक कंपनी इसीलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ओनरशिप और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल के बाद फेल हो जाती है। कब? जब क्योंकि अगर हम और लार्ज बिजनेस करना चाहते हैं, यानी और अपने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं, मीडियम से हम अभी स्मॉल स्केल, और देखिए अभी हम स्मॉल स्केल बिजनेस और ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम स्केल बिजनेस तक गए हैं, पर अगर हम इसे और लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंटर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी लिमिटेड स्किल्स हो गई हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हो जाती हैं, जो एक टाइम के बाद जब कंपनी बड़ी होने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है, फेल हो जाती है। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन हुआ और ये कंपनी फॉर्म और रजिस्टर होती है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में। जैसे कि आपका स्टाफ हो गया 1000, तो अब ये मीडियम स्केल नहीं रहा। इन दिस टाइप capital is contributed by a large number of persons in the form of shares of different values. Persons who purchase the shares are called shareholders, and the managing body known as board of directors is elected by the shareholder. The shares are transferable. तो देखिए इस कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसा लगता है यानी कैपिटल लगती है वो और भी ज़्यादा लोगों से लगती है, और भी ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे इसमें 50 नंबर तक लिमिटेड है, हो सकता है इसमें 100, 200 इससे भी ज़्यादा पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, शेयर्स के फॉर्म में होता है ये काम। और जो लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। अगर कोई भी कंपनी, सपोज कीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसके मैं शेयर खरीदती हूँ, मैंने उसकी 50 शेयर खरीदे, तो मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं मैंने कैपिटल लगाई है, बट मैंने शेयर्स खरीदे तो मैं क्या हुई, उस कंपनी की शेयर होल्डर। और जो मैनेजिंग बॉडी होती है जो कि उस कंपनी को मैनेज करती है उसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है कितने, अगर मैं सपोज सिर्फ मैंने 2% शेयर खरीदे कंपनी के, तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। पर सपोज कीजिए किसी ने 50% खरीदे हैं शेयर कंपनी के और एक ने 48% शेयर खरीद रखे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल person having an independent legal entity and a perpetual succession with a distinctive name and a common seal having a common capital divided into shares of fixed value which are transferable and carry limited liability। तो ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है बेसिकली, मतलब एक वर्चुअल पर्सन बना देते हैं हम इस कंपनी को, जिसमें जो लीगल टर्म से वो अलग चलती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है और लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम असाइनमेंट देख लेते हैं। तो हमारा असाइनमेंट जो आपका 4 रहेगा वो है, एक्सप्लेन करेंगे आप पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताएंगे पार्टनरशिप के। और थर्ड, डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन इंडिविजुअल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। ये तीनों ही क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में, तो ये आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट करा देंगे। और मेल आईडी आपको मैं कंटिन्यूशन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो आप उस पर हम मुझे असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।